वेलकम टू वीआर स्टडी पॉइंट। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 500 MCQ एनसीईआरटी वे साइंस, जिसका यह अगला पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण होते हैं। ऑप्शन ए में है अलग अलग, ऑप्शन बी में एक साथ होते हैं, ऑप्शन सी में पहले ऑक्सीकरण होता है तब अवकरण होता है, और ऑप्शन डी में पहले अवकरण होता है बाद में ऑक्सीकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों एक साथ ही होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए में है जलयोजन, ऑप्शन बी में है ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी में है अवकरण, और ऑप्शन डी में हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजन के जलने से प्रक्रिया संबंधित है जो है ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी में है अवकरण, ऑप्शन सी में है दहन, और ऑप्शन डी में है उत्प्रेरण। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी में है अवकरण, ऑप्शन सी में है बहुलीकरण, और ऑप्शन डी में है जस्तीकरण। तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का कारण है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। ऑप्शन ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में है भस्म, ऑप्शन सी में है लवण, और ऑप्शन डी में है लवण और जल। तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण और जल बनते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अम्ल भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है अमोनिया पत्र, ऑप्शन बी में है लिटमस पत्र, ऑप्शन सी में है कोबाल्ट पत्र, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सभी लवण होते हैं। ऑप्शन ए में है विद्युत अपघट्य, ऑप्शन बी में है विद्युत अनअपघट्य, ऑप्शन सी में अस्थायी अपघट्य, और ऑप्शन डी में है उदासीन। तो सभी लवण हैं जो विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल निर्धारण किसने किया था। ऑप्शन ए में है लेवोजियर, ऑप्शन बी में प्रिस्टले, ऑप्शन सी में सोरेनसन, और ऑप्शन डी में हेनरी कैवेंडिश। तो पीएच स्केल का निर्धारण सोरेनसन ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में 7 से कम, ऑप्शन बी में 7 से ज़्यादा, ऑप्शन सी में 7 के बराबर, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उदासीन का उदाहरण जल है, 7 से कम को कहते हैं अम्ल, और 7 से ज़्यादा को कहते हैं भस्म। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में 7.4, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 6.6, और ऑप्शन डी में 8.4। तो दूध का पीएच मान होता है 6.6, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में 7.4, 7.4 है जो कि रक्त का पीएच मान है। ऑप्शन बी में 6 है जो मूत्र का है, और ऑप्शन डी में 8.4 जो समुद्री जल का है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को वीआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए में है OH- आयन, ऑप्शन बी में है H+ आयन, ऑप्शन सी में है इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन डी में है न्यूट्रॉन।
तो सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा क्वेश्चन 12 है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन ए में आर्हेनियस, ऑप्शन बी में जोहानसन, ऑप्शन सी में है डेवी और ऑप्शन डी में अलेक्जेंडर। तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 13वां प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन ए में है अम्लीय, ऑप्शन बी में है क्षारीय, ऑप्शन सी में है उदासीन और ऑप्शन डी में है रंगीन। तो अमोनियम क्लोराइड है जो क्षारीय होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, वह लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है माइक्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन बी में हाइड्रोफोबिक लवण, ऑप्शन सी में हाइग्रोस्कोपिक लवण और ऑप्शन डी में हाइड्रोफिलिक लवण। तो वह लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे हाइड्रोस्कोपिक लवण कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 15वां क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है चार्ल्स का नियम, ऑप्शन बी में है पास्कल का नियम, ऑप्शन सी में है वॉयल का नियम और ऑप्शन डी में है एवोगाड्रो का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स का नियम। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 16वां प्रश्न है, गैसों के विसरण का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए में है बॉयल, ऑप्शन बी में है चार्ल्स, ऑप्शन सी में है ग्राहम और ऑप्शन डी में है एवोगाड्रो। तो गैसों के विसरण का नियम सर्वप्रथम ग्राहम ने दिया, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? ऑप्शन ए में कम हो जाता है, ऑप्शन बी में बढ़ जाता है, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी में पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 18वां प्रश्न है, वायु से हल्की गैस कौन है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में अमोनिया, ऑप्शन सी में है क्लोरीन और ऑप्शन डी में प्रोपेन। तो वायु से हल्की गैस है अमोनिया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए में है बॉयल का नियम, ऑप्शन बी में है चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी में फैराडे का नियम और ऑप्शन डी में गे-लुसाक का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैराडे का नियम। गैस के नियम से संबंधित है बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और गे-लुसाक का नियम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अंतिम प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन ए में है दाब पर, ऑप्शन बी में है आयतन पर, ऑप्शन सी में है तापमान पर और ऑप्शन डी में है मोल की संख्या पर। तो आदर्श गैस का ऊर्जा निर्भर करता है मोलों की संख्या पर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा।